आज हमारे साथ हैं डॉक्टर सुषमा महाजन, जो एक रेडियोलॉजिस्ट हैं। आपने पेंटिंग में हाथ आजमाया है। अब वो कई मैगजीन्स में और कई अखबारों की सुर्खियां बन चुका है। पेंटिंग में होता क्या है? 4 साल पहले पेंटिंग्स देखती थी तो आई यूज्ड टू अप्रिशिएट कि वाओ क्या बनाया है, कैसे लोग बना लेते हैं। तो ये फीलिंग मेरे को आती थी क्योंकि मुझे लगता था कि वो स्पेशल लोग हैं। एआई ने तो उसको इतना सुलभ कर दिया, जस्ट ए क्लिक अवे। राइट, फिर भी क्यों कंप्यूटर वर्सेस ये जो हैंडमेड आर्ट है, राइट। इसका कंपटीशन होना चाहिए? आप जब अपना लाइफ में कोई अपना नाम स्टेब्लिश करते हो, उसके बाद आप कुछ भी बनाएंगे तो वो आपके नाम से ही जाना जाएगा। खरीदार की थॉट क्या होती है? उसको देख के लोगों के फेस पे स्माइल आनी चाहिए। दैट इज माई एंडेवर एज एन आर्टिस्ट, राइट। पर जो सामने वाला है उसकी डिफरेंट इमोशन अटैच होती है। फोटोग्राफ की और आर्ट की आज कितनी बड़ी लड़ाई मानते हैं? आप एक सेम फोटोग्राफ 10 आर्टिस्ट को दीजिए और उनको बोलिए कि इसको बना के लाएं। यू विल बी सरप्राइज कि 10 की 10 पेंटिंग्स डिफरेंट होंगी। आर्ट इज वेरी सब्जेक्टिव। आपको सिंपल बना के उसको डिस्प्ले कर देना चाहिए और सामने वाला उसको किस तरह से इंटरप्रेट करता है। आप मेरा अगर आर्ट देखेंगे तो मेरा बिल्कुल डिफरेंट है। तो मैं थोड़ा सा वाइब्रेंट, थोड़ा सा रोमांटिक, थोड़ा सा रियलिज्म, तो मेरा आर्ट स्टाइल डिफरेंट है। कंसिडरिंग कि मैं कैंसर हॉस्पिटल में काम कर रही हूँ, पूरा दिन मैं जब वहाँ काम करके आती हूँ, वहाँ पर तो एज यू नो मिजरी और सब कुछ देखना होता है। लाइफ में कभी भी कुछ भी हो सकता है। जो आपके प्रेजेंट है, लिव इन द मोमेंट। तो क्या कोई ऐसा टेस्ट अभी तक नहीं बना जो जेनेटिक पूल को स्कैन करे कि ये टाइप्स ऑफ जीन्स हैं? आप अपना टेस्ट करा सकते हैं कि आपकी जेनेटिक पूल में ये है, तो आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ कैंसर कितनी ज्यादा है। बीकानेर में एक ट्रेन पंजाब से आती है, बीकानेर कैंसर हॉस्पिटल के। आम बोलचाल की भाषा में कैंसर एक्सपर्ट्स के नाम से जानते हैं। हमें जो चीजें हेल्थ के लिए बताई गई थी वो करते हैं, लेकिन हम अपने आप को हार्म कर रहे हैं। ये एप्पल देखेंगे, इसे वैक्स वाला फिनिश दिया हुआ है, वो सब केमिकल लगाए हुए हैं। यू आर नॉट अवेयर कि उनमें स्टेरॉइड लगे हुए हैं। मानकर ये कि पॉल्यूशन में पटाखों का कंट्रीब्यूशन है, जबकि पराली का बहुत बड़ा रोल है। और दिल्ली वाले लोग, मुझे लग रहा है कि इस चीज के लिए तैयार होने लगे हैं कि हाँ ये तो होगा। हमारा लाइफ स्पैन 4-5 साल वैसे कम हो चुका है। वी कैन सी कि जो सारा हम स्मॉग अंदर ले रहे हैं, आपके लंग्स जब डैमेज हो रहे हैं तो उसमें चांसेस कैंसर के ज्यादा हो जाते हैं। लॉन्ग इनिंग खेलनी है तो आपको एक डिसिप्लिन रखना पड़ेगा। आप एक फिक्स टाइम पे वर्क करिए और अपनी बॉडी को रिलैक्स भी करिए, क्योंकि ये दोनों चीजों का बैलेंस बहुत जरूरी है। ऐसे अक्सर जब मैं किसी इंटरव्यू में होता हूँ, मेरी लाइफ में कोई ना कोई लर्निंग लेसन मिल ही जाता है। आज का लर्निंग लेसन मेरे लिए ऑर्गेनिक फूड है। मैंने तो निकाल लिया है, आप अपने लिए लिख लीजिएगा। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। जैसा कि हमारा प्रयास होता है कि आपके सामने कुछ इंस्पायरिंग पर्सनालिटीज को लेकर आया जाए, सो दैट आप उनके जीवन से अपने आप को कनेक्ट करें, आप अपने आप को तलाशें उन कहानियों में। और अगर आपको रिलेट करती हैं वो स्टोरीज, आपको लगता है कि मुझे भी कुछ ऐसा बनना है, कुछ ऐसा करना है, और आप ऑलरेडी कुछ ऐसा कर रहे हैं। भारत कहानियों का देश है और जब कुछ कहानियां हमारे सामने होती हैं, हम उनसे रिलेट कर ही लेते हैं। ऐसे क्रम में आज हमारे साथ हैं डॉक्टर सुषमा महाजन, जो एक रेडियोलॉजिस्ट हैं। नॉर्थ इंडिया के एक प्रतिष्ठित अस्पताल भगवान महावीर कैंसर अस्पताल में रेडियोलॉजी विभाग के अध्यक्ष हैं। हाल ही में अपने एक नए हुनर के कारण सुर्खियों में है। आपने पेंटिंग में हाथ आजमाया है और ये वाटर कलर पेंटिंग्स हैं। आप अपने ऑफिस आवर्स के बाद इस कार्य में इतनी सिद्धहस्त हुई कि अब वो कई मैगजीन्स में और कई अखबारों की सुर्खियां बन चुका है। इसी क्रम में आज हम उनके जीवन से, उनके पेशे से और कैसे उन्होंने अपने जीवन के इस नए आयाम को तलाशा, इन सभी विषयों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए स्वागत करते हैं। नमस्कार। नमस्कार। बहुत ज्यादा स्वागत है आपका। थैंक यू। और चूंकि एक डॉक्टर की लाइफ में किताबें और उसके पेशेंट्स, जनरली यही सुनने को मिलता है। हम लोग जब पढ़ाई कर रहे थे 12th तक, तब यही सुनने में आता था कि अगर डॉक्टर बनना है तो किताबों का ये साथ बहुत लंबा चलने वाला है, बहुत लंबा है। और उसके बावजूद आपने समय निकालकर अपने लाइफ के एक और आयाम को पहचान लिया। विस्तार से चर्चाएं होंगी। फिलहाल के लिए आपका एक ब्रीफ इंट्रो आप ही के थ्रू। Okay. I am Dr. Sushma Mahajan, as you told me, right? I am working in भगवान महावीर कैंसर हॉस्पिटल और मैं यहाँ पे 14 ईयर से एज ए HOD काम कर रही हूँ और लास्ट 4 ईयर से डायरेक्टर भी हूँ। और इससे पहले 10 ईयर्स मैंने और रेडियोलॉजी प्रैक्टिस किया है, सो 24 ईयर्स से मैं रेडियोलॉजी कर रही हूँ। और आई बिलोंग टू पंजाब, मेरा नेटिव प्लेस पंजाब है। और मेरे फादर जो थे ट्रांसफरेबल जॉब में थे, गवर्नमेंट जॉब में थे। ही रिटायर्ड एज चीफ इंजीनियर पब्लिक हेल्थ।
क्योंकि उनका जॉब जो था ट्रांसफरेबल था, तो हम लोगों ने हर 3-4 इयर्स में एक नया सिटी एक्सप्लोर किया है, लुधियाना, अमृतसर, पटियाला। तो हैव बीन टू ऑल दिस प्लेसेस। तो बचपन में ही हम लोगों को ये यूज टू हो गए थे कि चेंज एक नॉर्मल एक्सेप्टिंग हो जाता है ना, कि हम कभी डरते नहीं थे कि हमें नई जगह जाना है, नया स्कूल, नए टीचर्स, नए फ्रेंड्स। तो मेरे चाइल्डहुड में मुझे पापा की जॉब के कारण एक जो बड़ी चीज है जो हम लाइफ में घबराते हैं कि चेंज हमें नहीं देखना है, लाइफ में सब कुछ सेम चलना चाहिए, मैं उससे बाहर निकल चुकी थी, क्योंकि मुझे रादर लगता था कि मैं बहुत जल्दी एडजस्ट कर जाती थी अपनी लाइफ में। सो मेरे फादर जो ही वॉज अ वेरी डिसिप्लिन मैन, वेरी हार्ड वर्किंग। तो मैंने ये 2 क्वालिटीज उनसे पिकअप करी कि लाइफ में आप डिसिप्लिन फॉलो करते हो और हार्ड वर्क करते हो तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हो। तो दे वांटेड कि हम इंडिपेंडेंट बने फाइनेंशियली, और उसके लिए उन्होंने मुझे मेडिकल प्रोफेशन के लिए बोला कि आप इसमें जाइए बेटा। और उनकी गाइडेंस के कारण आई वॉज एबल टू क्रैक अ वेरी गुड रैंक इन CBSE, और उसके थ्रू मैंने लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज ज्वाइन किया था 91 में। सो दैट वाज माय इंस्पिरेशन, माय फादर वाज माय रोल मॉडल ड्यूरिंग दैट टाइम। उसके बाद मैंने पटियाला मेडिकल कॉलेज से अपना PG किया रेडियोलॉजी में, और उसके बाद से 24 ईयर से मैं जॉब कर रही हूँ। गुड। तो इस पूरे कालखंड में आपने कब ये पहचाना कि आपके अंदर एक और स्किल है जो आप आजकल जिसके कारण सुर्खियां बनी हैं? ये तो बहुत रिसेंट है। अच्छा। ये तो कोविड लॉकडाउन में मुझे पता लगा कि मैं पेंटिंग कर सकती हूँ। उससे पहले मैंने लाइफ में कभी पेंटिंग ट्राई नहीं किया। ओके। तो ये जो आप हुनर कह रहे हैं, जो भी मैंने पहचाना नहीं है, टू बी फ्रैंक। ये आई वुड से सेरेंडिपिटी ऑफ लाइफ, एक हैप्पी एक्सीडेंट। आप लाइफ में कुछ सोच नहीं रहे होते हो, लेकिन सडनली लाइफ आपको कुछ सी डायरेक्शन में गाइड कर देती है। तो मेरी बेटी 2020 मार्च में शी वॉज अपियरिंग फॉर 12th बोर्ड्स। उसके बोर्ड्स थे, तो प्रिंसिपल ने मुझे बोला कि मैम इसको फाइन आर्ट्स लेके दीजिए, क्योंकि काफी स्कोरिंग होता है, क्योंकि एज यू नो बोर्ड्स में मार्क्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आई बेसिकली टोल्ड हर टू टेक फाइन आर्ट्स। उसमें शी वॉज सपोज टू मेक अ वाटर कलर पोस्टर, और उसका कोई इंटरेस्ट नहीं था आर्ट्स में, मेरा भी कोई इंटरेस्ट नहीं था, बट शी टोल्ड मी मम्मा आपको मेरी हेल्प करनी पड़ेगी, क्योंकि अब आपने लेके दिया है तो आई हैव टू डू इट। तो उसमें एक वाटर कलर पोस्टर बनाना था। उसको समझने के लिए, क्योंकि मुझे भी नहीं आता था, तो मैंने सप्लाईज अरेंज किया और मैंने यूट्यूब वीडियोस देखे, 8 से 10 वीडियोस देखे होंगे, और मुझे लगा कि काफी इंटरेस्टिंग था। क्योंकि आप जब किसी चीज को बेसिक को समझने की कोशिश करते हैं, बेसिक तो बड़ा आसान होता है, आपको लगता है वाह बड़ा अच्छा है, इजी लग रहा है। सो आफ्टर वॉचिंग 8-10 वीडियोस मुझे समझ आ गया कि ये पोस्टर कैसे बनना है, और मैंने बेटी को भी सिखा दिया, एंड शी वॉज एबल टू डू इट। और मार्च में उसका बोर्ड्स खत्म हुए, हमने सप्लाईज पैक कर दिया। So that is how it basically खत्म। Within 10 days, COVID lockdown happened. ओके। So suddenly my hospital was closed for 2 months. और जो बंदा पूरा लाइफ फुल टाइम वर्क करता रहा, वो सडनली वो घर पे बैठा हो तो उसको कैसे टाइम पास करेगा? So I thought why not pass my time with watercolors? So that's how it started. ये एक चांस डिस्कवरी है, और उसके बाद जो हुआ वो मेरी अलग जर्नी है। ओके। राइट। मेरे घर में कहीं पर भी कोई पेंटिंग नहीं है। राइट। और हाल ही में एक वाकया हुआ, नवीन महाजन सर हमारे इस स्टूडियो में थे, आपके प्राउड हस्बैंड, और उन्होंने मेरी वॉल्स को देखा, यार ये बहुत खाली हैं, राइट। आप पेंटिंग क्यों नहीं यूज करते हैं? तो मैंने कहा सर पेंटिंग समझ ही नहीं आती है, उसमें क्या तो होता है, मतलब उससे अच्छा तो सर मैं गूगल इमेज पे जाऊं, वहां से क्लिक करूं, उसका प्रिंट निकालूं सर, वहां पर घोड़े भी बड़े सुंदर होते हैं, राइट। वो बहुत रियलिस्टिक होते हैं सर। तब आपका जिक्र आया, और मेरा एक बहुत ही जेन्युइन क्वेश्चन था उनसे, सर पेंटिंग में होता क्या है? मुझे आर्ट्स की बिल्कुल कद्र नहीं है, और मैं सभी आर्ट्स वालों से माफी चाहता हूँ कि मुझे मतलब इसलिए अंडर एस्टिमेट ना करें कि मैं इसको जानबूझकर ऐसा कर रहा हूँ, मेरा एक्सपोजर ही नहीं रहा कभी। अब ऐसे में जब सर ने बोला कि नहीं, आर्टिस्ट जब कोई आर्ट बनाता है तो आदमी उससे रिलेट कर लेता है, तब जिक्र आया कि मैं आपको एक रियल आर्टिस्ट से मिलाता हूँ जिन्होंने इस चीज को हाल ही में डिस्कवर किया है, आप उनसे चर्चा करें। और उसी चर्चा में आज आप और हम सामने बैठे हैं। मुझे आपसे यही सवाल पूछना है, होता क्या है उसमें? वो जो इतने सारी चीजें आप लोग बना देते हो, क्या आपको घोड़ा जो बिल्कुल बना हुआ होता है वैसा देखने में दिक्कत है क्या, जो उसको इतना टेढ़ा बांका करके बनाया जाता है? क्या जैसे आप सोचते हैं ऐसे 4 साल पहले मैं भी सोचती थी, हाँ, right? exactly वही ऐसे से। वो भी सोचते जी। होंगे, लेकिन जब आप इस जर्नी में जाते हो तब आपको रियलाइज होता है कि क्या दुनिया है। ठीक है। आर्ट जो है एक फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन है। आप सामने जो घोड़ा देख रहे हो, आपको एज इट इज उसको ऐसा नहीं बनाना है, आप उसमें आपके पास एक क्रिएटिव लाइसेंस है।
आप उसको किसी भी कलर का बना सकते हो, अपनी इमेजिनेशन से उसको किसी की भी तरह का आप शेप दे सकते हो, कलर्स के साथ प्ले कर सकते हो। तो वो जो एक फ्रीडम है ना, वो आपको एक डिफरेंट तरह का एक किक देता है। ठीक है। आप जब तक आप इस फील्ड में जाओगे नहीं, आप, क्योंकि 4 साल पहले मैं भी नहीं समझती थी, तो मैं हाँ। ये नहीं कह सकती आप क्यों नहीं समझ पा रहे हो, लेकिन जब आप इसमें जाते हो तो आप उसके अंदर डीप जाते जाते हो। आपको उसके अंदर जाना पड़ेगा समझने के लिए। और पर ऐसा नहीं कि जो लोग आर्टिस्ट नहीं है वो समझ नहीं पाते, आप नहीं पा रहे समझ, ठीक है, ओके। जैसे मैं 4 साल पहले पेंटिंग्स देखती थी तो आई यूज टू अप्रिशिएट, यस, कि वाओ क्या बनाया है, कैसे लोग बना लेते हैं, कितने आर्टिस्टिक, कितने टैलेंटेड लोग हैं। मैं तो कभी कर ही नहीं सकती ऐसा कुछ भी। तो ये फीलिंग मेरे को आती थी, क्योंकि मुझे लगता था कि वो स्पेशल लोग हैं। क्योंकि आप लोगों का एक फीलिंग, हमारा एक डेफिनेटली बनाया हुआ साइंस आर्ट्स, हाँ। दोनों डिफरेंट फील्ड्स हैं बहुत और दोनों का कोई different मर्जिंग नहीं होगा, Exactly, राइट। ये मेरा थिंकिंग था, लेकिन अब मुझे लगता है कि ये हमें मिथ तोड़ना पड़ेगा। नहीं, तो मेरा एक छोटा सा सवाल है इसमें। हाँ। जैसे कि हम लोग आज के आईटी के दौर में हैं और अब तो एआई ने इसको और सुलभ कर दिया है। आप Right. तो बस प्रॉम्प्ट दो, Right. वो आपको बेहतर से बेहतर चीज बना के देगा। Right. अगर आप इस समय प्रॉम्प्ट लिख रहे हैं कि जाओ भैया बादलों पे बैठा घोड़ा दिखाओ, राइट। तो वो उस प्रॉम्प्ट को इतना खूबसूरत अंदाज में प्रोड्यूस करके देगा कि कहते हैं ना, आर्टिस्ट की कल्पना होती है जो पेज पर उकर के आती है। राइट, एआई ने तो उसको इतना सुलभ कर दिया, जस्ट ए क्लिक अवे। यू आर राइट। और फिर आप उसको कह रहे नहीं यार, थोड़े बादल है ना, पीले होने चाहिए, लो जी पीले हो गए। Right. आर्टिस्ट जितनी देर में करके देगा वो चीज एक कमांड पर हो जाती है। फिर भी क्यों कंप्यूटर वर्सेस ये जो हैंडमेड आर्ट है, राइट। इसका कंपटीशन होना चाहिए? एग्जाम्पल के लिए बनारसी साड़ी लेते हैं, उसका आपको मालूम है सेंचुरी से वो ट्रेडिशन चला आ रहा है, राइट। और हम उसको जब ऑथेंटिक बनारसी साड़ी लेने जाते हैं तो उसके लिए हम लैक्स भी पे करते हैं, थाउजेंड भी पे करते हैं। क्यों पे करते हैं? जबकि आजकल फैक्ट्रीज में कई तरह की चीजें वो क्रिएट हो सकती हैं। हैंडमेड का क्या वैल्यू होता है? हाँ, कि भाई ये हैंडमेड है। डेफिनेटली इमोशनल वैल्यू। आपको मालूम है कि ये हमारा सेंचुरी ओल्ड ट्रेडिशन है, उन्होंने ऐसे बनाया है, ऐसे चल रहा है। आपको जो इमोशनल अटैचमेंट उसको लेने में हो रही है, आपको एक फैक्ट्री से लिए प्रोडक्ट से कभी हो ही नहीं सकती। आप अपना एक फील ले सकते हैं कि हाँ मैंने भी ये साड़ी पहन लिया है या मैंने भी ये ड्रेस कैरी कर लिया है, लेकिन जो हैंडमेड है, जो एक ब्रांड आपने बनाया हुआ है, आप उसको कंपेयर नहीं कर सकते। उसमें कोई इमोशनल वैल्यू ही नहीं है। आपने कंप्यूटर से लिया और उसको आपने यूज कर लिया, आपने घोड़े वहां से लिए, प्रिंट आउट कर लिया, इट्स ओके। लेकिन एक आर्टिस्ट ने जो अपने स्किल सेट से सीखने के बाद अपने इमोशनल एक्सपीरियंस से सब कुछ बनाया है, उसमें उसका स्किल सेट है, उसका इमोशनल अटैचमेंट है, उसका पर्सनल टच है, ऑथेंटिक है, उसको आप एआई से कंपेयर नहीं कर सकते। तो आर्टिस्ट की वैल्यू है, आर्ट की वैल्यू है। मैं बहुत लेमन सवाल पूछ रहा हूँ। मैं बिहाइंड द चीजें और भी बहुत सारी चीजें पहचानता हूँ, जानता हूँ, बहुत चीजें इतिहास में पढ़ी हैं, लेकिन फिर भी कि ये इस आर्टिस्ट ने बनाया है इसलिए महंगा है, या वाकई में कोई बहुत बढ़िया आर्ट फॉर्म बन के आ गई है और कद्रदान ये जानते आप हैं। दोनों चीजों को सेपरेट नहीं कर सकते। ओके। आप जब अपना लाइफ में कोई अपना नाम स्टेब्लिश करते हो, उसके बाद आप कुछ भी बनाएंगे तो वो आपके नाम से ही जाना जाएगा। एक बार कोई ब्रांड बन जाता है तो उसके बाद आप कुछ भी बनाए तो वो ब्रांड के नाम पे जाता है, राइट। पर आपको उस ब्रांड को बनाने में कितने साल लगे, कितना स्किल लगा, कितना पेशेंस और स्ट्रगल लगा, वो आप कोई नहीं देख रहे, राइट। ऐसा तो है नहीं कि आपने फर्स्ट पेंटिंग बनाई और उसकी ऑक्शन होना स्टार्ट हो गया। आप उसको कंपेयर नहीं कर सकते एक जो बिगिनर है और एक जो इस्टेब्लिश आर्टिस्ट है, क्योंकि उसने इतने साल लगाए हैं, उसने प्रूव किया है अपने आप को, तभी उसका ब्रांड बना है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, आप मेरी को एक पेंटिंग लेते हैं, जैसे मैंने अभी रिसेंट एग्जीबिशन में दिल्ली में लगाया था, उसमें एक लंदन पब का स्ट्रीट सीन था वो। अब आप जब उस पेंटिंग को देखते हैं, मेरा थॉट प्रोसेस डिफरेंट था, क्योंकि मुझे जो अच्छा लगता है मैं वो बनाती हूँ, राइट। सो दैट इज अपने स्टाइल से बनाती हूँ, जिससे कि वो आर्टिस्टिक लगे और लोगों को प्लीजिंग लगे। दैट इज माई थॉट प्रोसेस, कि मुझे जो क्रिएट करना है वो उसको देख के लोगों के फेस पे स्माइल आनी चाहिए। दैट इज माई एंडेवर एज एन आर्टिस्ट, राइट। पर जो सामने वाला है उसकी डिफरेंट इमोशन अटैच होती हैं। देयर वर मेनी पीपल बोले कि हम इस स्ट्रीट पे तब गए थे और हमारे तब बच्चे छोटे थे, हम लोगों ने यहाँ पर ये लिया था। सो दे गेट कनेक्टेड टू दैट। और कुछ लोग ऐसे हैं जो उस जगह पे जाना चाहते हैं, क्योंकि वो उनको जगह इतनी सुंदर लग रही है पेंटिंग देख के कि वो उस जगह को फील करना चाहते हैं। तो देयर आर मेनी इमोशंस जो कि आपने या तो नॉस्टैल्जिया फील होता है या आप उसको इंस्पायर करते हैं कि वहां जाके देख सकें। तो देयर आर मेनी थिंग्स जो हर एक डिफरेंट बंदे, क्योंकि आर्ट सब्जेक्टिव है, हर एक बंदे को सेम फीलिंग नहीं देने वाला। किसी को कुछ फीलिंग आ रही है, किसी को कुछ फीलिंग आ रही है, लेकिन अगर आपका आर्ट लोगों के साथ इमोशनली रेजोनेट कर रहा है, दैट मीन्स यू आर सक्सेसफुल एज एन आर्टिस्ट। ओके। फोटोग्राफ वर्सेस पेंट लंबी लड़ाई है, क्योंकि असल में शुरुआत पेंट से हुई थी। फोटोग्राफ उसका एक सुधरा हुआ और एक तरह से टेक्निकल फॉर्म है। राइट, राइट। फोटोग्राफ की और आर्ट की आज कितनी बड़ी लड़ाई मानते हैं हम?
नहीं, कोई लड़ाई नहीं है। ये तो आजकल आई फील बट मैनी क्रिटिक्स और मैनी जो हार्डकोर या प्योरिटन आर्टिस्ट हैं दे फील कि अब जब से फोटोग्राफी आ गया है तब से हमें रियलिज्म करने की जरूरत नहीं है। जो चीज आपका क्योंकि आप जब उसको पेंट करते हैं आप एक सेम फोटोग्राफ 10 आर्टिस्ट को दीजिए और उनको बोलिए कि इसको बना के लाएं, यू विल बी सरप्राइज कि 10 की 10 पेंटिंग्स डिफरेंट होंगी, आपको उसमें डिफरेंट इमोशंस नजर आएंगी। क्योंकि आर्टिस्ट का ये टैलेंट है ना कि उसको उस चीज को अपने तरह से कैसे प्रेजेंट करना है। और मुझे नहीं लगता कि हर एक बंदा एब्स्ट्रैक्ट आर्ट को या समझ सकता है। जो रियलिज्म है या जो फोटोग्राफ से बनाया हुआ आर्ट है वो फेमिलियर लगता है, आपको ग्राउंडेड लगता है, आप उससे रिलेट कर सकते हैं। उसमें आपको कोई अपना माइंड अप्लाई नहीं करना पड़ता कि क्या कहना चाह रहे हैं, राइट। सो हर तरह के लोग हैं आपके ऑडियंस में, व्यूअर्स में, जिनको रियलिज्म पसंद है, किसी को एब्स्ट्रैक्ट पसंद है, किसी को कलर्स का प्ले पसंद है। तो इतना डाइवर्स ऑडियंस है तो आप किसी एक के लिए काम नहीं कर सकते। आपको अपना अच्छा क्या लगता है एज एन आर्टिस्ट, मुझे क्या पसंद है मैं वो करना चाहती हूँ, और अगर वो लोगों के साथ क्लिक करता है माय जॉब इज डन। ओके, तो आपने अभी कई तरह के आर्ट फॉर्म का नाम लिया, संभव है ये पेंटिंग के कई फॉर्म होते होंगे। हमारी ऑडियंस को थोड़ा लिटरेट करिए, क्या क्या ये फॉर्म्स हैं? वन इज रियलिज्म, जिसमें कि आप एज इट इज जो रेफरेंस पिक देख रहे हो या आपने कोई सीनरी देखा आप एज इट इज उसको कॉपी करते हैं, राइट। जिसमें आप लैंडस्केप बना रहे हैं, आर्किटेक्चर कर रहे हैं, सो पीपल कैन रिलेट, यस दिस इज द प्लेस। एब्स्ट्रैक्ट इज समथिंग विच इज बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। वो आर्टिस्ट कुछ सोचता है कि इस कॉन्सेप्ट को मैं ऐसे दिखाना चाहता हूँ, मेरे स्पिरिचुअल फीलिंग्स ऐसे हैं, दैट इज हिज परसेप्शन। और उसके बाद उसको ऑडियंस, उसको हर एक ऑडियंस डिफरेंट तरह से परसीव करेगी। कुछ लोगों को समझ ही नहीं आएगा और कुछ लोगों को लगेगा वाओ व्हाट अ क्रिएशन। सो मैं बता ना, आर्ट इज वेरी सब्जेक्टिव। आपको सिंपल बना के उसको डिस्प्ले कर देना चाहिए और सामने वाला उसको किस तरह से इंटरप्रेट करता है, रादर आपको अपना इंटरप्रिटेशन बताना ही नहीं चाहिए, क्योंकि सामने वाला उसको अपने लेवल पे इंटरप्रेट करेगा। आप अपने आर्ट को किस रूप में पहचानती हैं? जैसे किसी के सामने आपको बताना हो, आप सेल्फ टॉट हैं, ठीक है, लेकिन किसी को ब्रीफ करें कि मेरी आर्ट फॉर्म कुछ इस तरह से है, आपने कहा पॉजिटिव माइंडसेट के साथ है, बिल्कुल। और क्या है? इट्स बेसिकली वाइब्रेंट कलर्स। यू कैन मेक आउट माई पेंटिंग फ्रॉम अ डिस्टेंस कि आपको यूजुअली लोग इतने वाइब्रेंट कलर यूज नहीं करते हैं, बट आई लव टू प्ले विद वाइब्रेंट कलर्स। मुझे लगता है उससे मेरी पेंटिंग में बड़ा फैंटास्टिक फिनिश आता है। कंसिडरिंग कि मैं कैंसर हॉस्पिटल में काम कर रही हूँ, पूरा दिन मैं जब वहाँ काम करके आती हूँ, वहाँ पर तो एज यू नो मिजरी और सब कुछ देखना होता है। तो जब मैं घर आती हूँ आई डोंट वांट टू इंडल्ज कि मैं किसी भी नेगेटिव और डार्कर इमोशन में मैं कोई पेंटिंग करूँ, क्योंकि वो मेरा कोटा मॉर्निंग में पूरा हो जाता है। उसके बाद मैं चाहती हूँ कि मेरा जो बाकी का टाइम है आई क्रिएट हैप्पी एंड वाइब्रेंट आर्ट। जैसे मैं कुछ सनराइज बनाती हूँ और आप उसको लगाते हैं, अपने पेंटिंग को लगाते हैं, तो यू वुड लव टू गेट अप इन द मॉर्निंग कि वो सनराइज आप रियल में देखना चाहेंगे। इसलिए अब मेरा जो होता है कि मैं नेचर से इंस्पायर होकर पेंटिंग बनाती हूँ ताकि आप देखें नेचर कितनी सुंदर है। आप खुद को पूरे टाइम पॉजिटिव कैसे रखते हैं? क्योंकि जैसा अभी चर्चा में आया कि आप कैंसर अस्पताल में हैं और वहां पे फुल ऑफ मिजरीज सुनने को मिलती है, कुछ अच्छी न्यूज भी मिलती है, कुछ लोग रिकवर होकर वापस भी जाते हैं। ऐसे में आप अपने आप को पूरे टाइम पॉजिटिव कैसे रखते हैं? बाय नेचर, पहली बात तो ये है कि बाय नेचर आई एम वेरी पॉजिटिव। ये बात और है कि अब मैं कैंसर हॉस्पिटल में काम कर रही हूँ। मुझे लगता है कि हर एक चीज़ को देखने के दो नज़रिए होते हैं। आपकी लाइफ ठीक चल रही है, यू आर डूइंग गुड इन लाइफ, तो कहीं ना कहीं एक फीलिंग आती है कि सब कुछ अच्छा है, सब कुछ अच्छा ही होगा, तो आप थोड़ा सा ग्राउंडेड नहीं रहते हो, राइट। लाइफ इज सो अनसर्टन, आप किसी चीज़ की गारंटी नहीं ले सकते कि नेक्स्ट मोमेंट क्या होने वाला है। तो जब आप देखते हो कि आसपास दुनिया में छोटे बच्चे लेस देन 10 years, 5 years, यंग लेडीज, ओल्ड पीपल, किसी को भी सडनली एक न्यूज़ मिलती है कि यू आर हैविंग कैंसर, तो जब आप आसपास देखते हो कि किसी चीज़ की गारंटी नहीं है, तो आपको वो ग्राउंडेड होने में हेल्प करता है। प्रेजेंट है, लिव इन द मोमेंट, जो आप जी रहे हो उसको अच्छे से जियो, लेकिन ये मत सोचो कभी कुछ अच्छा नहीं, बल खराब नहीं हो सकता, कभी भी कुछ भी हो सकता है। इसलिए जो आप कर सकते हो अच्छा करो, आप उनकी हेल्प कर सकते हो करिए। जैसे वो मुझसे पूछते हैं कि मैम क्या है, अब आपको वो न्यूज़ ब्रेक करना इज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि सडनली यू आर कन्वेइंग टू अ पर्सन कि आपका एक कैंसर ट्रीटमेंट होगा विच इज गोइंग टू टेक मंथ्स। तो एक शैटरिंग न्यूज़ होती है किसी के लिए भी, तो उन लोगों से डील करना, उनको कन्वे करना, वो भी अपने आप में एक आपके लिए चैलेंज हो जाता है। पर एम्पैथी के साथ, अंडरस्टैंडिंग के साथ आप उनसे डील कर लेते हैं एंड यू फील कि आप सरप्राइज हो जाते हो, क्योंकि आप 14 ईयर से वहाँ काम कर रहे हो। आई हैव सीन मेनी जो ट्रीटमेंट लेके फॉलोअप में हमारे पास आ रहे होते हैं, दे आर फुल ऑफ लाइफ, क्योंकि उनको लगता है लाइफ ने उनको एक और चांस दिया है, तो दे आर बैक विद विगर। उनको लगता है कि अब हमें ये भी करना है, वो भी करना है। सो दैट इंस्पायर्स यू कि लाइफ में ऊपर नीचे होता रहेगा, आपको वापस कैसे आना है, आपको वो सीखना पड़ेगा। अभी हमने कुछ दिन पहले एक आईपीएस ऑफिसर हैं
जो दिल्ली में पोस्टेड हैं, उन्होंने कैंसर के सारे स्टेजेस को क्रॉस करके पूरे ट्रीटमेंट के साथ वो वापस जॉब पे आए हैं। उनकी पूरी कहानी को हमने कवर किया था। कहानी में हमने एक बहुत अच्छा लेसन खुद से लिया कि जितने भी फेजेस उनके लाइफ के रहे, सबसे बड़ी ताकत उनकी विल पावर बनी रही। व्हाट यू से कि क्या वाकई में विल पावर से ये बहुत संभव बड़ा है? रोल प्ले करती है, बहुत बड़ा। हम्म, क्योंकि जो चीज आपको किसी ने बता दिया आपको कैंसर है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते, अब आपको उसको फेस करना है। और अगर आपके अंदर विल पावर है तो आपके अंदर है, तो आपकी फैमिली में भी एक हिम्मत आ जाती है, क्योंकि आप सब मिलके उससे फाइट कर सकते हैं। क्योंकि आजकल ट्रीटमेंट ऑप्शन तो बहुत अच्छी अवेलेबल हो गई है। वो एक लिमिटेड फेज ऑफ टाइम है जिसमें ट्रीटमेंट चलेगा, तो अगर आप उसमें विल पावर दिखाते हो तो रिकवरी भी फास्ट होता है। क्योंकि पॉजिटिव हार्मोन्स जो होते हैं आपकी बॉडी में अच्छा वाला फील देते हैं, और ये तो प्रूवन है कि आपके अंदर जो अच्छे हार्मोन्स हैं वो रिकवरी में हेल्प करते हैं। प्लस मुझे लगता है कि जिस फेज को आप चेंज नहीं कर सकते उसको फेस करना ज्यादा बेटर है। तो मेडिकल साइंस मिरेकल्स को मानती माने ना माने होते हैं, और ये तो हमने स्टोरी सुनी है ना, होते हैं। ऐसा नहीं कि हमारे मानने, क्योंकि मेडिकल साइंस भी डेटा के ऊपर ही बेस्ड है ना, कि हम लोग देखते हैं कि ऐसा होता है, दिस इज अ डेटा, उससे हम कंक्लूड करते हैं कि इस वाली स्टेज पे इतने चांसेस हैं, इस वाली स्टेज पे इतने चांसेस हैं, लेकिन हम गॉड तो नहीं ना है। मिरेकल्स तो होते हैं, हम उनको मिरेकल्स बोले या वो एक्सेप्शंस हैं जिसमें कि वो मान लीजिए बोलते हैं 90% नहीं होगा, वो 10% तो है ना, कुछ भी हो सकता है। एक काफी परिचित फिल्म है मुन्ना भाई एमबीबीएस, जिसमें मुन्ना भाई एक अन्य कलाकार से ये कहते हैं कि आपको शायद पेट का कैंसर है, Yes. पैंक्रियाटिक कैंसर, कुछ इस तरह का वर्ड यूज किया। सार्कोमा, राइट। तो उसके बाद में जो रिएक्शन था, जो कैमरे पर आया, जिस व्यक्ति ने ये सुना, उसका रिएक्शन था, मैंने लाइफ में अब तक कुछ गलत नहीं किया है। ये क्या फिलॉसफी है कि क्या गलत करने वालों के साथ होता है? मतलब ये तो बड़ा कॉमन जो हमारे यहाँ पे हम खूब देखते हैं, हाँ। क्योंकि ये जो एक थिंकिंग है ना कि अगर हम कुछ बुरा नहीं कर रहे हैं, वी आर नॉट स्मोकिंग, वी आर नॉट ड्रिंकिंग, हम वेजिटेरियन हैं, हम तो वीगन हैं, रादर सब कुछ, उसके बियॉन्ड भी बड़ा कुछ होता है। जेनेटिक मेकअप इज ऑल्सो वन थिंग ना। आप सब कुछ अच्छा भी कर रहे हैं, लेकिन अगर आपके जीन पूल में कुछ म्यूटेशंस हैं, कुछ हैं, तो कैंसर किसी को भी हो सकता है। तो वो जो उसका, पर ये रिएक्शन एक नॉर्मल रिएक्शन है, आपको लगता है कि आपने तो कुछ बुरा किया ही नहीं है। एक्चुअली इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण भी है। जिस तरह से गवर्नमेंट के द्वारा लोगों को अवेयरनेस कैंपेन चलाया जाता है, जैसे तंबाकू को लेकर बड़ा अवेयरनेस कैंपेन चलाया जाता है, तो तंबाकू से लोग रिलेट करते हैं कि मैं तंबाकू खाता तो कैंसर होता। इंटरेस्टिंगली तंबाकू का तो इतना प्रचार हुआ कि लोगों को लगता है कैंसर का मतलब ही मुंह का कैंसर होता है, बहुत जनरलाइज्ड परसेप्शन। लेकिन जब आप बहुत ज्यादा अंदर जाते हैं तो पता चलता है कि तरह तरह के कैंसर हैं। अगर नंबर आप कोट करें तो मेरे हिसाब से 10-15 टाइप के कैंसर तो बहुत कॉमन कैंसर हैं। वेरी कॉमन, राइट। तो ऐसे में लोगों को लगता है कि तंबाकू खाने वाले को होता है, इसका मतलब मैं भी कुछ ऐसा गलत करने वाला होऊंगा, इसलिए मुझे कैंसर हुआ। लेकिन ये आपने जो अभी बताया कि इसके पीछे बहुत सारे जेनेटिक रीजंस भी होते हैं, तो क्या कोई ऐसा टेस्ट अभी तक नहीं बना जो जेनेटिक पूल को स्कैन करे कि ये टाइप्स ऑफ जीन्स हैं? देयर आर मेनी कैंसर जिसके अंदर आपका जेनेटिक पूल में जो चेंजेस हैं, वो जैसे ब्रेस्ट कैंसर है, सर्वाइकल कैंसर है, ओवेरियन कैंसर है, तो उनमें आप अपना टेस्ट करा सकते हैं कि आपकी टेंडेंसी क्या है, आपके जेनेटिक पूल में ये है तो आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ कैंसर कितनी ज्यादा है। इसी चक्कर में रादर आपने नोट किया होगा हॉलीवुड सेलिब्रिटीज जो प्रिवेंटिव मेस्टेक्टमीज करवा रहे हैं, ओवरी का रिमूवल करा रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनके मदर को कैंसर था। आपकी फैमिली में अगर किसी को हुआ है तो यू कैन गो फॉर दैट टेस्टिंग, आपको पता लग जाएगा कि आपका कितना है। कौन सा टेस्ट होता है ये? जेनेटिक टेस्ट है, आप उनमें कराइए, उसमें करा के दे सकते हैं। बट द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू से कि अवेयरनेस आपको लग रहा है सिर्फ तंबाकू से, पर अदरवाइज क्योंकि हम कैंसर हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं तो हमारे यहाँ तो सब स्क्रीनिंग प्रोग्राम चल रहे हैं, सर्वाइकल कैंसर भी, ब्रेस्ट कैंसर भी, लंग कैंसर भी, सबके लिए स्क्रीनिंग प्रोग्राम चल रहे हैं। पर तंबाकू वाला इसलिए क्योंकि मुझे लगता है कि ये सबसे ईजी है, इसको छोड़ा जा सकता है। एक अब तक की कन्वर्सेशन में पॉजिटिव माइंडसेट निकल के आ चुका है। कुछ और सलाह है आपकी तरफ से? जो डायबिटीज, हाइपरटेंशन जब हमारे इतना कॉमन नहीं था, आजकल की जनरेशन तो जंक फूड को इतना लाइक करती है कि उनको घर का खाना पसंद नहीं आता है। तो जो पुराने टाइम में बोलते थे कि घर का हेल्दी सबसे खाना जो होता है आप उसको लें, और ओवर ईटिंग, ओबेसिटी, ये सब चीजें इतना कॉमन हो गया है। क्योंकि मैं जजमेंटल नहीं होना चाहती हूँ, लेकिन हम आजकल के बच्चों को, हमारे पेरेंट्स ने जैसे हमें रखा था डिसिप्लिन में, तो आपको बच्चों के लिए पेरेंट ही बनना है, फ्रेंड्स नहीं बनना है। क्योंकि आपको उनकी लाइफ जब तक कुछ 18 ईयर्स तक एटलीस्ट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको देखना है कि उनको आपको गाइड करना है। आप ये नहीं कर सकते कि बच्चे का दिल कर रहा है तो जंक फूड खाना चाहता है उसको खिलाते रहें, नहीं। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ पेरेंट कि जब तक कि उसको इतनी मेच्योरिटी नहीं आती कि उसकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, तो आपको उसको गाइड करना पड़ेगा।
बीकानेर में एक ट्रेन पंजाब से आती है बीकानेर कैंसर हॉस्पिटल के लिए, लेकिन उसको लोग आम बोलचाल की भाषा में कैंसर एक्सप्रेस के नाम से जानते हैं। राइट। बड़ी संख्या में पेशेंट आते हैं मेडिकल कॉलेज बीकानेर में दिखाने, और फिर लोग रिलेट करते हैं कि ये सभी घटनाएं पंजाब हरियाणा में जो ओवर फर्टिलाइजर यूज हुआ है उसकी वजह से। इस पर थोड़ा प्रकाश डालिए। ये तो बिल्कुल फैक्ट है, क्योंकि हमारे यहाँ पर उन्होंने जब ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ तो इतना स्टार्ट किया, हर एक जगह पे पेस्टिसाइड वो सब चीजें हुआ, रादर सारा जो वाटर लेवल है उसने सब जगह वो पोल्यूट कर दिया है। तो हमारे यहाँ पर जो भी प्रोड्यूस हो रहा है, वेजिटेबल्स, फ्रूट, सब जो लोग हेल्दी समझ के खा रहे हैं, क्योंकि उनको हेल्थ कॉन्शियस है, उनको फ्रूट्स खाने हैं, उनको वेजिटेबल्स खाने हैं, अच्छी इंटेंशन से खा रहे हैं, लेकिन दे आर नॉट अवेयर कि वो कितना पोल्यूटेड है। तभी तो आजकल ऑर्गेनिक चलना स्टार्ट हो गया, ऑर्गेनिक चलना शुरू हुआ है। क्योंकि आपको अच्छी क्वालिटी का शाइनी वाला फ्रूट नहीं मिले, इट्स ओके। फ्रूट तो अपनी चीजों के लिए है ना। आप उसको आज देखेंगे, एप्पल देखेंगे, जैसे वैक्स वाला फिनिश दिया हुआ है, वो सब केमिकल लगाए हुए हैं, और हमें बोला गया है कि एप्पल को विद छिलका खाना चाहिए, राइट। हमें जो चीजें हेल्थ के लिए बताई गई थी हम वो करते हैं, लेकिन हम अपने आप को हार्म कर रहे हैं। दूसरा एनवायरमेंटल फैक्टर्स, दिल्ली और एनसीआर, क्योंकि मैं अलवर से बिलोंग करता हूँ, अलवर इटसेल्फ एनसीआर में आता है, वहां पर अभी से ही पटाखों पर रोक लग चुकी है, दिवाली आने वाली है, और मानकर ये कि पॉल्यूशन में पटाखों का कंट्रीब्यूशन है, जबकि पराली का बहुत बड़ा रोल है, राइट। और वो एनी टाइम देखने को मिलता है। दिल्ली की लाइफ स्टाइल में पॉल्यूशन एक बिटर ट्रुथ हो चुका है कि ये साथ में रहने वाला है, और दिल्ली वाले लोग, मुझे लग रहा है कि अब इस चीज के लिए भी तैयार होने लगे हैं कि हाँ ये तो होगा। हमारा लाइफ स्पैन 4-5 साल वैसे कम हो चुका है। वैसे कम हो चुका है। ये 4-5 साल ही कम हो तब तक भी ठीक है, लेकिन अब सुनने में आता है कि उसकी वजह से कैंसर के चांसेस भी बहुत बढ़ रहे हैं। व्हाट यू से? एनवायरमेंटल पोल्यूशन तो हमारे फाइनली लंग्स को तो डैमेज कर ही रहा है। अगर हम अपना इमेज कर सके लंग्स को, अगर हमारे लंग्स जो है यूजुअली लाइट ग्रे होने चाहिए, अगर हम अपना इमेज कर सकें तो वी कैन सी कि जो सारा हम स्मॉग अंदर ले रहे हैं तो आवर लंग्स विल बी ब्लैक। तो आप अगर उस एयर को डे इन डे आउट इनहेल और वो कर रहे हैं तो लंग्स को तो डैमेज कर ही रहे हैं। कैंसर तो इन्हीं चीज़ों से होता है। आपके लंग्स जब डैमेज हो रहे हैं तो उसमें चांसेस कैंसर के ज़्यादा हो जाते हैं। क्योंकि आप एक सक्सेसफुल पेरेंट्स हैं और आपने अपने दोनों बच्चों को बहुत अच्छी एजुकेशन दिलाई है, दोनों अभी ग्रेजुएट हो चुके हैं, एक डॉक्टर बन चुके हैं, एक बढ़िया इंजीनियर बन चुके हैं। आपने अपनी पेरेंटिंग में क्या ऐसा ऑब्जर्व किया जो पेरेंट्स को आप लेसन के रूप में देना चाहते हैं? हम एक्चुअली, मेरा और मेरे हस्बैंड का ये मानना है कि हम जो आज हैं वो हमारे पेरेंट्स के कारण है, क्योंकि उन्होंने जो हमारे लिए किया, हमें गाइडेंस और एजुकेशन जो हमें सब कुछ किया, उसके कारण हम आज लेवल में, एक सोसाइटी में एक लेवल पर हैं, राइट। तो अब हम अच्छी पोजीशन पे हैं तो हमारे पास कोई हार्डशिप नहीं है, लेकिन हमारे बच्चों को अगर हम पैम्पर और कर देते हैं तो वो उनके अंदर जो एक होता है ना फायर इन द बेली, तो वो मिस हो जाता है। क्योंकि आपके बच्चों को अगर कोई हार्डशिप नहीं दिखती तो उनको एक फील ही नहीं आता कि उनको कुछ अचीव करना है, उनके लिए लाइफ बड़ी ईजी हो जाती है। तो एज अ पेरेंट हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि हमारे बच्चों को हमारे कारण सफर नहीं करना पड़े, क्योंकि हमने जो अचीव किया, क्योंकि हमें था कि हम ये करेंगे तो हम लाइफ में अचीव कर सकते हैं, उनको ये इंसेंटिव कहाँ से मिलेगा। तो उनके लिए हमने उनको स्टार्ट से ग्राउंडेड रखा कि लाइफ में ये सब चीज़ें जो आप अभी देख रहे हो, कंफर्ट देख रहे हो, ये टेम्पररी है, आपको अपने लेवल पे अपने पैरों पे खड़े होना है। सो हमारा ये इंडेवर था कि जो हमारे पेरेंट्स ने हमारे लिए किया, अगर उसका हम 50% भी अपने बच्चों के लिए कर सकें, क्योंकि बच्चों का करियर एक उनके लिए बड़ा पीक वाला टाइम होता है जिसमें आपको उनको सेटल करना होता है। तो उस टाइम उनके साथ इमोशनली रहना, फिजिकली रहना, उनको गाइड करना, उनके अप्स एंड डाउन्स को फेस करना, दैट इज़ वेरी क्रूशियल, कंसिडरिंग कि आजकल इतना कंपटीशन बढ़ गया है, इतना स्ट्रेस लेवल बढ़ गया है। हमारे टाइम तो स्ट्रेस इतना नहीं था, आप अच्छा से पढ़िए और आप हो जाते थे। आजकल तो आई एम सीइंग कि लोग 5th क्लास से बच्चों को अपना स्टार्ट करा रहे हैं, एक रेस हो गया है। तो उस टाइम बड़ा कंपल्सरी हो जाता है कि एज अ पेरेंट यू शुड बी देयर, इमोशनली, फिजिकली, हर तरह से उनको गाइड करें। मैं जब पढ़ा करता था, मैं सरकारी स्कूल से पढ़ा, और पढ़ने के दौरान संघर्ष काफी रहा। मेरी कहानी में बताने के लिए बहुत संघर्ष होता है, लेकिन मैं जब अपनी बच्चियों को पढ़ते देखता हूँ और आपकी कहानी में जब आपके बच्चों को बड़ा होते हुए देखा, इस पूरी कहानी में उनको वो संघर्ष नहीं मिलते जो मुझे मिले थे, मेरी बच्चियों को वो नहीं मिलता। संभवतः आपके बच्चों को भी उतने संघर्ष नहीं देखने पड़े होंगे जितने कि आपको अपने समय पे देखने थे। तो मेरा सवाल ये है कि क्या संघर्षों का व्यक्ति की सफलता में कंट्रीब्यूशन होता है? बहुत ज्यादा। आप अगर माने कि आप एक जो लोअर मिडिल क्लास से बच्चा है, उसको मालूम है, क्योंकि सेम इंटेलिजेंट है लेकिन आपके बच्चे जैसा है, लेकिन उसको मालूम है कि अगर वो ये क्रैक करेगा तो उसका लाइफ चेंज हो जाएगा, क्योंकि उसको वैल्यू मालूम है। स्ट्रगल से उसको पता है कि किस चीज़ की वैल्यू है।
तो वैल्यू जो है तभी पता लगती है जब हार्डशिप होती है, अदरवाइज तो आप बड़ा कैजुअल और बड़ा ग्रांटेड लेते हो कि ये तो मिलना ही है। कहते हैं कि वो क्या जाने पीर पराई जिसकी कभी ना फटी हो बिराई। जब हमारे पेरेंट्स पढ़ते थे तो उनकी कहानियों में तो और भी बड़ी रोचक कहानियां हैं। हाँ, वो तो तक ट्रेवल करके जाते थे, वहाँ स्कूल नहीं था, राइट। तैर के जाते थे, बिल्कुल। वो कहानियां हैं। बिल्कुल। हमारी कहानियों में है कि हम साइकिल से जाते थे, हमारे बच्चों की कहानियों में है कि हम बस से जाते थे। राइट। हो सकता है आने वाले समय में ये लोग इतने सक्षम हो कि बच्चों को ड्रोन से ड्रॉप कर रहे हैं फिर वो उनके समय में कहेंगे यार हम तो देखो बस से जाया करते थे। ये सब चीजें बड़ी रिलेटिव हैं। ये एक कंपोनेंट है, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपका बच्चा, उसका एटीट्यूड क्या है, आप हर एक बच्चे को आप सेम ट्रीट नहीं कर सकते। अगर आपका बच्चा वेल कंफर्ट में भी रह रहा है, लेकिन उसके अंदर अगर ड्राइव है जो कि इनहेरेंट है उसके अंदर, तो वो छोड़ेगा नहीं। लेकिन अगर उसके अंदर ड्राइव नहीं है और उसको आपने कंफर्ट दे दिए, तो उसकी लाइफ में उसको स्ट्रगल करना पड़ेगा। क्योंकि इंडिया में एजुकेशन सेल्फ लिटरेट होने से कहीं ज्यादा सेल्फ सस्टेन करने के लिए जरूरी है। जो ऑलरेडी सस्टेन्ड है उसे पढ़ने में बड़े चैलेंजेस आते हैं। दैट्स व्हाई आई आस्क दिस क्वेश्चन कि आपके केस में आपकी लाइफ बड़ी सेटल्ड है, ऐसे में बच्चों को ड्राइव पर ये ले जाना कि आपको पढ़ना है, दैट वाज डेफिनेटली ए चैलेंज फॉर यू आल्सो कि आपने उन्हें इस तरह से ड्राइव हाँ, किया। पर हमें पता था ये चैलेंज है, क्योंकि हमें फॉर्चुनेटली दोनों बच्चे अच्छे इंटेलेक्चुअली दे वर वेरी गुड, ठीक है। और जैसे मेरा बेटा है थोड़ा चिल्ड, तो उसको हमें रेगुलरली बताना पड़ता था बेटा टेस्ट आ रहा है, प्लीज फोकस, क्योंकि अच्छा स्कोर करना है। क्योंकि हम बच्चे को अगर पता हो कि पेरेंट्स साथ लगे हुए हैं तो दे परफॉर्म बेटर, राइट। और जो हमारी बेटी थी उसको वो हमें बताती थी मेरा टेस्ट आने वाला है, मम्मा आप क्या कर रहे हो, आप बाहर कहाँ जा रहे हो। सो बच्चे के डिपेंड करता है, हर एक बच्चा आपका डिफरेंट हो सकता है, राइट। तो मेरी बच्ची के अंदर ड्राइव इतनी ज्यादा थी कि हमें उसको बताना पड़ता था रिलैक्स हो जाएगा, कोई बात नहीं, हो जाएगा। क्योंकि आप सोसाइटी के कुछ उन प्रतिशत लोगों में हैं जो बहुत ही फॉर्चुनेटेड है, ऐसे में भी आप लोगों ने कन्वेंशनल एजुकेशन चुना, इंजीनियर और डॉक्टर बनाना चुना। आज के दौर में इंडिया में बड़ी चर्चा है स्किल एजुकेशन की, या फिर बच्चों को कुछ भी करने दो, क्योंकि फिल्में सोसाइटी को कुछ ऐसा दिखाना चाह रही है। बेटा आप पेंटर बनना चाहते हो पेंटर बनो, आप फोटोग्राफर बनना चाहते हो वो बनो, ऑडिटर बनना चाहते हो स्क्रिप्ट राइटर बनना चाहते हो, बस घूमो तुम्हें जो करना है। आपको क्यों नहीं लगा कि मुझे बच्चों में वो वाली चीज भी ढूंढनी चाहिए? नहीं, हम तो ओपन थे, टू बी फ्रैंक। राधर मैं तो आप पेंटिंग सीख गई, बच्चे को कराते हो? नहीं, मैं तो पेंटिंग अभी सीखी जब वो जा चुके थे। द पॉइंट इज मैं ओपन थी, कंसिडरिंग कि मेरा बेटा जब 6 में था तो मुझे एप्पल में जाना है, मुझे कंप्यूटर इंजीनियर बनना है, तो उसका तो 6 क्लास से था। तो हमें उसको, हम जब बच्चा 6 में ही बोल रहा हो मुझे जाना है तो इट्स ओके, तो हमने उसको कुछ नहीं बोला। बट देन वी सॉ द स्ट्रगल, कंपटीशन, रैट रेस वी सॉ। तो उसके बाद मुझे लगा ये तो पागलपन है, क्योंकि बच्चे पे इतना प्रेशर देना है, जबकि आपका बच्चा अच्छा इंटेलिजेंट है, लेकिन आसपास के बच्चे तो दे आर नॉट इवन स्लीपिंग, इतना पढ़ रहे हैं, इतना हार्ड वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो मैंने अपनी बेटी को ऑप्शन दिया था कि बेटा रिलैक्स, हमारा मानना ये है कि आप किसी भी चीज़ में जाइए, आप उसमें बेस्ट करिए। ऐसा नहीं कि आपको मेडिकल और नॉन मेडिकल ही चूज करना है। हमारी तो थिंकिंग बड़ी क्लियर थी। रादर मैंने अपनी बेटी को बोला, क्योंकि मैं मेडिकल प्रोफेशन से हूँ, कि बेटा मेडिकल मत लो, क्योंकि ये बहुत लंबा जर्नी है, तो इसमें आप फंस जाओगे। तो मैंने उसको बोला, तो शी वॉज इन 9th एट दैट टाइम, क्योंकि मेरा 3 साल का गैप है। तो बोली आज तो बोल दिया मम्मा, आगे मत बोलना। आपको लगता है मैं भैया से कम? तो मुझे मेडिकल करना है, मुझे लगता है मैं मेडिकल के अलावा कुछ कर ही नहीं सकती हूँ। देन आई रियलाइज कि आप आगे से दोबारा ही कभी बात नहीं कर सकते। तो इन माई केस दोनों बच्चे देवर वेरी क्लियर, उनको स्कूल टाइम से देवर क्लियर। ऐसा नहीं कि बच्चों को 10th तक पता नहीं था उनको करना क्या है, और हमें उनको गाइड किया। इवन माई हस्बैंड, माई डॉटर, देवर लाइक दोबारा बात मत करना इस बारे में। उसके बाद कभी बात नहीं किया। नाउ शी इज अ डॉक्टर। पेरेंटिंग पर 2 सवाल होते हैं। मैं जनरली अपने जो ऐसे गेस्ट हैं जो पेरेंट्स हैं उनसे कुछ सिचुएशनल क्वेश्चन पूछता हूँ। एक क्वेश्चन है इन दिनों की मूवी से, एक का नाम दंगल है और एक का नाम 3 इडियट है। आपने देखी है? बिल्कुल, दोनों देखी हुई है। दोनों में ही मैं पेरेंटिंग को ही खोज के लाता हूँ। दंगल में आमिर खान एक ऐसे फादर हैं जो अपनी बच्चियों को पहलवानी सिखाते हैं। बच्चियां नहीं चाहती हैं सीखना, फिर भी सिखाते हैं, और उनकी जिद के साथ सिखाते हुए उन्हें नेशनल चैंपियन बना देते हैं, इंटरनेशनल चैंपियन बना देते हैं। दूसरे फिल्म में आमिर खान खुद एक स्टूडेंट है और वो लेसन दुनिया को दे रहे हैं कि मन में आए वो करो। आपको कौन सा सिचुएशन ज्यादा पसंद है? मुझे लगता है जो मन में आए वो करना चाहिए, कि जिसमें आपका, अगर आपको लगता है आप वाकई बड़े क्लियर हो, आपके मन में जो आया है वो आपका पैशन है, वो टेम्पररी वाला चीज नहीं होना चाहिए कि यार ये भी कर लेते हैं वो भी, वो नहीं होना चाहिए। इनकेस यू आर वेरी क्लियर, अगर आपको क्लियर है, जैसे मेरे बेटे ने मुझे बोला मुझे
कंप्यूटर इंजीनियर बनना है, ही वॉज वेरी क्लियर। ऐसा नहीं लगा कि उसको एक इम्पल्स आई है, तो इट्स ओके, मैं कहा जाओ बिल्कुल करो। आपके इतने साल के एक्सपीरियंस में आप अगर किसी को बहुत ही बेसिक अपनी तरफ से सलाह देना चाहें इन सभी बातों को समाहित करते हुए कि क्या कुछ करें ताकि हेल्दी लाइफ स्टाइल रहे, क्या कुछ करें ताकि वो बचे रहें, बिकॉज प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, उसमें आपकी तरफ से जो सलाह है वो। जैसे भी मैंने बोला, लाइफस्टाइल अच्छा होना चाहिए आपका। लाइफस्टाइल में बेसिक आप अपना घर का हेल्दी खाना खाएं, जंक फूड से दूर रहें। वंस इन अ वाइल अपने आप को ट्रीट करना और बात है, पर जो आजकल कल्चर है, एवरी सेकेंड डे लोग बाहर खाना खा रहे हैं, और स्विगी और जोमेटो ने तो लाइफ और भी ईजी कर दी है। अपने लाइफ को डिसिप्लिन रखें, क्योंकि हमें लगता है कि हम लाइफ में बहुत बिजी हैं, आजकल हसल कल्चर चल रहा है, क्योंकि आपको अचीव करना है, आप सक्सेसफुल होना चाहते हो, लेकिन आप किस कॉस्ट पे होना चाहते हो? आप उस बिजी कल्चर में जाके सक्सेस तो ले लोगे, पर आप बर्न आउट हो जाओगे। आपको फाइनली आपका लाइफ स्पैन जो है वो 10 साल का तो नहीं है जिसमें आपको सब कुछ करना है। आपको एक लॉन्ग इनिंग खेलनी है, तो आपको एक डिसिप्लिन रखना पड़ेगा। आप एक फिक्स टाइम पे वर्क करिए और अपनी बॉडी को रिलैक्स भी करिए, क्योंकि ये दोनों चीज़ों का बैलेंस बहुत जरूरी है। पुराने ज़माने में लोग क्यों बोलते थे अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज? क्योंकि जब हम नॉर्मल एक रिदम फॉलो करते हैं तो हमारी बॉडी भी एक फिक्स टाइम पे खाना खाते हैं, फिक्स टाइम पे सोते हैं, तो हमारी बॉडी कंफ्यूज नहीं होती है। वो अपने नॉर्मल लेवल पे हॉर्मोन्स एंजाइम सब प्रोड्यूस करती है। आपने उसको इतना कंफ्यूज कर दिया है कि उसको समझ ही नहीं आ रहा कि उसको कब सो रहे हो, कब जाग रहे हो, कब खा रहे हो। तो वो सब चीज़ें हमारी बॉडी को हार्म करती हैं। ऑलवेज बी हैप्पी, पॉजिटिव माइंडसेट से आप अपनी लाइफ से स्ट्रेस, क्योंकि स्ट्रेस बहुत बड़ा इंडिकेटर हो गया है कि आपको इवन स्ट्रेस से कैंसर भी होते हैं, क्योंकि हार्मोन्स आप डिस्टर्ब कर रहे हो तो कैंसर भी हो सकता है। डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ये सब चीज़ें स्ट्रेस के कारण होती हैं। बहुत ही शानदार। आज मैम से चर्चा करके उनकी पॉजिटिविटी होपफुली कैमरे के थ्रू आप तक भी पहुंच गई होगी। आपको जो कुछ इस पूरी चर्चा में से अपने काम का लगा उसे जरूर कहीं लिख कर रख लीजिएगा। ऐसे अक्सर जब मैं किसी इंटरव्यू में होता हूँ, मेरी लाइफ में कोई ना कोई लर्निंग लेसन मिल ही जाता है। आज का लर्निंग लेसन मेरे लिए ऑर्गेनिक फूड है, मैंने तो निकाल लिया है, आप अपने लिए लिख लीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथियों से जरूर साझा करें, और किस विषय पर आप विश्व में हमारे साथ चर्चा चाहते हैं कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।